तो पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे तरंग के प्रकार। तो उसमें हमने पढ़ा था अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है कि तरंग की डायरेक्शन और एनर्जी मतलब तरंग की डायरेक्शन और वाइब्रेशन दोनों क्या होते हैं 90 डिग्री अनुप्रस्थ में, है ना, ट्रांसवर्सल में। और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ये दो वर्ड लिखे थे मैंने, ट्रांसवर्सल और ट्रांसवर्सल। और ये क्या हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल में देखो इसमें ट्रांसवर्सल में क्या होता है, ये वाइब्रेशन है और ये डायरेक्शन ऑफ वेव, तरंग दिशा बोल देता हूं मैं, तरंग दिशा। और ये क्या है कंपन। तो कंपन ये 90 डिग्री है। इसके अंदर वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में जहां पर वेव जा रही है। जिस तरफ तरंग जा रही है उधर ही क्या है कंपन है, समांतर है। उदाहरण क्या है इसका अनुप्रस्थ तरंगों का, एग्जाम्पल क्या है प्रकाश। क्या है प्रकाश, ध्यान रखना। इसका उदाहरण क्या है लिख लो चाहे, इसका उदाहरण क्या है प्रकाश, लाइट। प्रकाश तरंगे या प्रकाश किरणें किसका उदाहरण है ट्रांसवर्सल वेव का। और इसका उदाहरण क्या है साउंड, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स। तो हमने पढ़ा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे। किसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे हम कंपन कैसे हो रहा है और तरंग की डायरेक्शन है उसके बीच में एंगल क्या है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर ऊर्जा संचरण के आधार पर, मतलब एनर्जी आगे जा रही है या नहीं जा रही उसके आधार पे तरंगे कितनी होती है। देखो एनर्जी आगे जा रही है या नहीं जा रही उसके आधार पे तरंगे दो तरह की होती है। कौन कौन सी, एक होती है परगामी तरंगे। कौन सी होती है परगामी तरंगे, इसे हम बोल देते हैं ट्रेवलिंग वेव। क्या बोल देते हैं ट्रेवलिंग या प्रोपोगेटिंग वेव, है ना, ट्रेवलिंग वेव। एक होती है अपरगामी तरंगे, इसे हम क्या कह देते हैं, क्या कहते हैं अपरगामी तरंगों को स्टेशनरी वेव। ये बताया था मैंने। देखो ट्रेवलिंग वेव वो तरंगे होती है या परगामी तरंगे वो तरंगे होती है जिसमें एनर्जी आगे जाती है, ट्रांसफर होती है। और स्टेशनरी वेव वो वेव होती है जिसमें एनर्जी आगे जाती, ट्रांसफर नहीं होती है, एनर्जी अपनी जगह पे ही ऑसिलेट होती है, दोलन करती है। उदाहरण के लिए देखो कोई व्यक्ति है, उसने रस्सी को पकड़ रखा है अकेले ने, और रस्सी को पकड़ के अगर रस्सी पे झटका देता है तो किस तरह का पैटर्न आपको दिखता है, इस तरह का पैटर्न दिखता है ना। अब बताओ इस तरह की वेव कैसी वेव है, ट्रेवलिंग वेव है या स्टेशनरी वेव है, ट्रेवलिंग वेव है, परगामी तरंगे। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का फ्लो आगे हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर आगे हो रहा है। अभी इसी रस्सी को हमने क्या किया,
इसी रस्सी को दो स्टूडेंट ने पकड़ रखा है और ये क्या कर रहे हैं, इस रस्सी को एक साथ झटका दे रहे हैं। ऐसा पैटर्न दिखिएगा क्या? जैसे कंबल होती है ना, कंबल या कोई चादर है, आपने उसको झटका रहे हो, उसको झटक रहे हो कंबल को, और दो कोने आपने पकड़ रखे, दो किसी और ने पकड़, और दोनों ने एक साथ अगर आप इसमें झटके लगा रहे हो कंबल पे, तो कंबल का किस तरह का मूवमेंट दिखेगा आपको? ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, यही दिखेगा। तो इस रस्सी में इस तरह का पैटर्न दिखेगा आपको। मतलब रस्सी ऊपर नीचे हो रही है। मैंने दोनों तरफ इसलिए बनाया कि एक तरफ ऊपर एक नीचे, जैसे इस तरह का। जैसे कंबल का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, रस्सी का देख लो। वायर नहीं होता, वायर, कोई वायर है, उसको बांध लो आप एकदम टाइट कस के, सितार में गिटार में नहीं होता क्या, और वायर को दबा के छोड़ते हो, तो किस तरह का पैटर्न आता है? ऊपर नीचे होता है केवल, है ना। तो रस्सी को अगर दो स्टूडेंट ने अगर रस्सी को पकड़ रखा है और दोनों अगर एक साथ अगर इस रस्सी पे झटका दे रहे हैं, तो रस्सी पे पैटर्न ऐसा आएगा, ऊपर नीचे, इस तरह का पैटर्न नहीं आएगा। तो अप्रगामी तरंगे वो तरंगे जहां पर एनर्जी तो है, लेकिन एनर्जी अपनी जगह पर ही दोलन कर रही है, अपनी जगह पे ऑसिलेट हो रही है। यहाँ पर एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है। वापस मैं उदाहरण दे रहा हूँ, देखो एक बार मैंने सबसे जब फर्स्ट क्लास में मैंने जब तरंग पढ़ा रहा था, तब मैंने उदाहरण दिया था एक, कि तरंग क्या है, जैसे कुछ छोटे बच्चे हैं, उन्होंने लाइन बना रखी है, शैतान बच्चा पीछे धक्का देता है, तो वो धक्का या एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, तो वो क्या है, परगामी तरंग है। अभी मैंने एक सिनेरियो चेंज कर दिया। अभी मैंने क्या बोला कि 5 स्टूडेंट आ जाओ, वो टच नहीं होने चाहिए एक दूसरे के, एक दूरी पे खड़ा कर दिया, है ना। 5 स्टूडेंट को 5-5 फीट की दूरी पे खड़ा कर दिया, और मैंने बोला कि वो अपनी जगह पे ही जंप करते रहो। एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है क्या? नहीं हो रही। क्या हो रही है इसमें? एनर्जी है या नहीं है? एनर्जी तो है, एनर्जी तो है, लेकिन एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं हो रही, अपनी जगह पे ही क्या कर रही है, दोलन कर रही है। समझ में आया आपको? ये प्रगामी और अप्रगामी, ठीक है। देखो, जब रस्सी का पैटर्न या कोई भी चादर का पैटर्न इस तरह का लगता है जैसे वो कोई रस्सी डांस कर रही हो, लगता है ना, ऊपर नीचे ठुमके लगा रही हो, इसलिए इसको अप्रगामी तरंगों को क्या कहते हैं, डांसिंग वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ ना, बोलते हैं, ये नहीं सर को लगा ऐसा तो सर ने बोल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, डांसिंग वेव। किसे कहते हैं? स्टेशनरी वेव को। चलो, ये अब हम बात करते हैं। देखो, ट्रेवलिंग वेव के एग्जांपल तो आपको जितने भी आते हैं वो सब लिख देना, लाइट, साउंड वगैरह जितने भी आप देखते हो सब क्या है, ट्रेवलिंग वेव है। आपको एग्जांपल किसके ध्यान रखने हैं? अप्रगामी तरंगों के उदाहरण। पता लग गया होता क्या है? उदाहरण देखो आप एक बार। देखो, उदाहरण आपको रटने नहीं है, उदाहरण समझने हैं। जहां पर भी वायर आ जाए, जहां पर भी क्या आ जाए, वायर आ जाए। देखो, एक आपको एक मैं सिनेरियो बताता हूँ, एक मतलब केस बताता हूँ। केस फर्स्ट, एक अपन केस लेते हैं। यदि कोई वायर दोनों एंड से टाइट बंधा हुआ है, जैसे एक मैंने कील यहां लगा दी, है ना, और एक कील मैंने यहां लगा दी, ठीक है, दो एंड हो गए, और दोनों एंड पे मैंने क्या कर दिया, एक पतला वायर, है ना, थिन वायर, कोई भी पतला वायर है, वो मैंने बांध दिया कस के। ऐसे नहीं, ढीला नहीं है, कस के बांध दिया। अगर मैं इसको दबा के छोड़ूंगा तो ये ऊपर नीचे होगा। इस तरह का सिनेरियो जहां पर भी है, जहां पर कोई भी वायर है वो दोनों एंड से बांधा हुआ हो, फिक्स्ड हो, और उसको दबा के छोड़ते हैं, तब जितने भी एग्जाम्पल है सब कौन सी तरंगे है, अप्रगामी तरंगे। कहां पर होता है बताओ ऐसा? बहुत बढ़िया, सितार, गिटार। तो ये उदाहरण कहां देखने को मिलते हैं अपने को?
गिटार, सही लिखा क्या मैंने? चलो, गिटार। और क्या है? सितार है, सितार, गिटार, तंदूरा, जो भी आपको वायर वाले जितने भी है ना इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आप जो भी आप आर्ट एंड कल्चर में आपने पढ़ा है ना, जितना भी राजस्थान जीके में, सब इसमें लिख देना चाहिए आप। पर समझ में आ गया ना आपको? सिचुएशन क्या है, केस क्या है? अगर दोनों एंड से एक महीन पतला वायर अगर कहीं फिक्स्ड हो, उस वायर को दबा के छोड़ेंगे तो कौन सा पैटर्न आएगा? अपरगामी तरंगे आएगी, स्टेशनरी वेव आएगी। समझ में आया आपको? दूसरा केस, यदि कोई होलो पाइप है ना, पाइप कैसा है? होलो है, मतलब इस तरह का, इस तरह का पाइप है, तो उस पाइप के अंदर भी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड होती है। समझ में आया आपको? तो ये होलो पाइप कहाँ दिखता है आपको? बांसुरी नहीं होती, फ्लूट। फ्लूट होती है ना बांसुरी, उसके अंदर। और बताओ, सिंपल पाइप भी हो सकता है, ड्रम हो सकता है बड़ा जो पतला है, कुआं होता है कुआं। अगर बहुत ज्यादा गहरा कुआं है तो वो एक, अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो एकदम क्या दिखेगा? पाइप जैसा नहीं दिखेगा। आप जब ऊपर से देखना, एक है ना दूरी से थोड़ा और ऊपर से देखना, और बहुत गहरा कुआं है तो वो ऐसा लगेगा जैसे कोई पाइप हो। तो उसके अंदर भी कौन सी मतलब तरंगे आएगी? स्टेशनरी वेव। समझ में आया आपको? तो ये हुआ, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है अभी? हमने पढ़ा है तरंगों के प्रकार, कौन कौन सी तरंगे होती है। अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं, है ना? समझ में आ रहा है ना आपको? कुछ शब्दावली है, कुछ टर्म्स है जो वेव से रिलेटेड है। तो पहला है आयाम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, पहला है एम्पलीट्यूड, आयाम। आयाम क्या होता है बताइए? चलो मैं बता देता हूं। देखो, तरंग को हम ग्राफिकली इस तरह से बता रहे हैं। मैं साइन वेव बना रहा हूं, यहां पर मैं एक वेव बना रहा हूं, ऐसे इस तरह की वेव बना रहा हूं। ये है, इसको बोलते हैं मध्य एक्सिस, जो बोलते हैं, है ना, एक्सिस बोलते हैं इसको, मिड बोलते हैं इसको, जैसे, है ना। और ये एक्स एक्सिस हो गया। कौन सा एक्सिस है ये? एक्स। और ये कौन सा है? वाई। देखो, समय को हमेशा, ये बात बताओ, समय क्या है? इंडिपेंडेंट है। समय क्या है? डिपेंड है क्या किसी पे? नहीं। समय क्या? इंडिपेंडेंट। तो समय को किस पे लेंगे? इस पे लेंगे, इधर। इधर क्या रहता है हमेशा? समय, टी। तो तरंगों में समय हमेशा किस पे रहेगा? एक्स एक्सिस पे रहेगा। वाई एक्सिस पे समय के अकॉर्डिंग बढ़ती है। देखो, जैसे जैसे समय तो जा ही रहा है, समय को आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बोल लूं या नहीं बोलूं, समय तो जा ही रहा है। आप बात को समझना, समय अपने लिए रुकता है क्या? नहीं रुकता है। अब अगर मैं बोलूंगा तो वो वेव जनरेट होगी, नहीं बोलूंगा तो वेव जनरेट नहीं होगी, बस इतनी बात है। लेकिन समय इस पे, बात मतलब समझ में आई आपको? ये ध्यान रखना। दूसरा, बात करते हैं आयाम की। आयाम क्या होता है? जो मीडियन से, ये मीडियन है, मीडियन से जो ये एम्पलीट्यूड होता है, सॉरी, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे बोलते हैं आयाम। समझ में आया? देखो, ये भी आयाम है, ये भी आयाम, इतना इतना, ये मैक्सिमम पहुंच गया, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया आयाम, ये आयाम है।
तो मैं लिख सकता हूँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। गलत तो नहीं है? ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये आयाम है। ये जो दूरी है ना इतनी हुई, ये वाली दूरी आपको दिख रही है, देखो ये वाली डिस्टेंस दिख रही है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये आयाम है। इसको ए से बताते हैं। तो आपको एक एक दो दो लाइनें बस टर्म्स के, है ना, इस टर्म्स में लिखनी है, ताकि अगर कभी कुछ पूछ भी ले। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है ना। आपको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं सर, है ना। हम साइंस के बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, हम बहुत ही बेसिक पढ़ रहे हैं ना। हाँ, शुरुआत में थोड़ा हो सकता है स्पीड कम रहेगी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। ये तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन लिख लोगे, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ये है आयाम। आयाम समझ में आ गया? आयाम क्या होता है? चलो, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, समझना, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आयाम धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी ये वेव जा रही है, तो धीरे धीरे आयाम क्या होता है, कम होता है, एम्पलीट्यूड कम होता है। समझ में आया आपको? तो धीरे धीरे ऐसे होता है ना, वेव कमजोर पड़ती है ना, वेव वीक होती जाती है धीरे धीरे। तो आयाम धीरे धीरे क्या होता जाता है समय के साथ में। तो अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे जो पास में है उसको थोड़ा सा आराम से सुनाई देगा, अगर जो पीछे पीछे बैठा है या थोड़ा दूर बैठा है, या मान के चलो नीचे बैठा है कोई, है ना, उधर रोड के उधर है कोई, उसको मेरी आवाज़ जितनी आपको सुनाई दे रही है उतनी वहाँ पे सुनाई देगी क्या? नहीं देगी। रीजन, क्योंकि जैसे जैसे समय जा रहा है वो आयाम क्या होता है, वीक होता है। ये आपको धीरे धीरे समझ में तो आ रहा है? ठीक है, अब बात करते हैं कोई भी तरंग की, है ना, किसी भी तरंग की बात कर रहे हैं। तरंग की तीव्रता, प्रबलता, तीव्रता लिख दो। अगर हम लाइट की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको अलग लिखता हूं मैं ना, प्रबलता, ऊर्जा। इन सब का मतलब एक ही है, ध्यान रखना। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं बात करता हूं तरंग, तरंग की तीव्रता, तरंग की प्रबलता, तरंग की ऊर्जा। अगर मैं लाइट की बात करूंगा तो किसकी बात करूंगा, इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी, लाउडनेस, एनर्जी ऑफ द वेव। अगर मैं लाइट की बात करूंगा तो किसकी बात करूंगा, इंटेंसिटी। किसकी बात करूंगा, लाइट की। अगर हम बात करते हैं तो हम इंटेंसिटी की बात करते हैं कि लाइट कितनी इंटेंस है। अगर मैं साउंड की बात करूंगा तो किसकी बात करूंगा, लाउडनेस की बात करूंगा, साउंड कितना प्रबल है, ध्वनि कितनी प्रबल है, प्रबलता कितनी है। बिल्ली और शेर की ध्वनि एक जैसी होती है क्या? शेर की जो वॉइस होती है वो क्या है, थोड़ी लाउड, ज्यादा लाउड है, बिल्ली की इतनी नहीं होती है। तो एनर्जी की बात करता हूं वो दोनों आ गए उसमें, तो ध्यान रखना आप, ये लाइट के लिए अपन बात करेंगे, ये साउंड के लिए बात करेंगे, और ये लाइट और साउंड दोनों के लिए बात कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे लाइट और साउंड दोनों के लिए बात कर सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको? अब देखो, जब भी मैं इंटेंसिटी, लाउडनेस, एनर्जी की बात करता हूं,
दीज ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, है ना, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं, तीव्रता लिख दूँ एक बार, तीव्रता। अब मैं प्रबलता, तीव्रता, ये ऊर्जा बार बार लिखूंगा, नहीं लिख रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। अब मैं केवल तीव्रता लिख दूं या ऊर्जा लिखूं, बताओ। ऊर्जा लिख देता हूं मैं, है ना, आप कंफ्यूज मत होना। ये बात समझ में आई? इधर देखो एक बार, तरंग की ऊर्जा, तीव्रता, प्रबलता किसके मतलब समानुपाती होता है? आयाम के स्क्वायर का। ये बात समझ में आई आपको? यहां मैंने केवल ऊर्जा लिखा है, आप तीव्रता भी लिख सकते हो, आप प्रबलता भी। अगर आप और ज्यादा लिखना चाहते हो तो ये लिख लो, तीव्रता इज प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर। बात एक ही है ना। प्रबलता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर, एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आयाम अगर घटेगा तो तीव्रता घटेगी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, जैसे अगर आयाम घटा, इधर देखो, यदि आयाम कम हुआ तो तीव्रता कम होगी ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना, सिंपल प्रोपोर्शनल नहीं है। एक होता है आया ओनली आयाम, एक आयाम का स्क्वायर, मतलब अगर आयाम घटा तो तीव्रता डबल नहीं, स्क्वायर। अगर तीव्रता आधी हो गई तो वो कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। घटने का मतलब ये होगा ना, स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अगर आयाम आधा हुआ तो तीव्रता 1/4 रह जाएगी। स्क्वायर का मतलब स्क्वायर, ये ऐसा जो घट रहा है। तो अब देखो, जैसे आप टॉर्च होती है ना, टॉर्च की आप जब लाइट जलाते हो तो उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे जैसे जैसे दूरी बढ़ती है या ट्रेवल करती है लाइट, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? क्यों होती है कम? क्योंकि आयाम कम हो रहा है। अभी एक रिसेंट एग्जाम में पूछा था 2020 या इसमें, उसमें यह था कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन, साउंड की प्रबलता किस पर डिपेंड करती है बताइए? उस पर दे रखा था वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, और एक कुछ और दे रखा होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? एम्पलीट्यूड। समझ में आया? ये होता है, इसलिए मैंने आपको आयाम पहले बताया। ठीक है, लिख लो चाहे इसको एक बार, अगर चलो वो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है। और ध्यान रखना, एनर्जी, इंटेंसिटी, प्रबलता सब एक ही है, इसको अलग अलग लेके नहीं चलना है। लाइट की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? इंटेंसिटी की। साउंड की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? प्रबलता या लाउडनेस। और जब साउंड और लाइट दोनों की अगर बात करेंगे तो किसकी? एनर्जी की बात कर सकते हैं। चलो, अब है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। एक वर्ड आता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताइए? फ्रीक्वेंसी होता है कि नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना रिपीटेशन हुआ? मान के चलो कि एक सेकंड में मैंने 3 बार बजाई है चुटकी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3। एक सेकंड में यदि मैंने 2 बार ये क्लैपिंग किया तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? रिपीट कितनी बार हो रहा है? एक सेकंड में, मतलब 2 सेकंड में मैंने 4 बार बजा दी, देखो, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 4 या 2? एक सेकंड की बात करेंगे हम। अगर मैं 2 सेकंड में 4 बार बजा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? एक सेकंड में कितना है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। पर मैं साइकिल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं रिपीटेशंस कितने हो रहे हैं। समझ में आया आपको?
नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर सेकेंड। उदाहरण के लिए जैसे ये समय हो गया, मान के चलो पूरा इसमें पूरा टाइम है 2 सेकेंड। पूरा टाइम कितना है ये? 2 सेकेंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी वेव की? 1 सेकेंड में रिपीटेशन कितना हुआ? तो आधा करो इसको, 2 को कितना करना पड़ेगा? तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। एक बार मैं पूरा यहां तक ले लेता हूं। तो कितना 2 सेकंड में कितना साइकिल हुए? 6। तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे? 3। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी? फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, आवृत्ति कितनी हो गई? 3 हर्ट्ज। HZ क्या है? हर्ट्ज। ये इसका मात्रक होता है, हर्ट्ज। ये बात समझ में आई नहीं आई? बताओ, आ गई? चलो, तो देखो हमेशा ये ध्यान रखना आप, फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल्स, है ना। डेफिनेशन क्या लिखोगे? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड या नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में दोहराव की संख्या। ये बात समझ में आ गई आपको? 1 सेकेंड में दोहराव की संख्या, वो क्या हो गया? नंबर ऑफ रिपीटेशन। चलो, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है, 1 सेकेंड में कितनी बार ये। एक ये लिखो, आवर्तकाल। टाइम पीरियड वो वेव का आवर्तकाल होता है, मतलब एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा है। ठीक है, अब देखो एक बार, कोई वेव है, मान के चलो कि ये इधर देखो, ये पूरा टाइम हो गया, मान के चलो 4 सेकेंड। कितना है? 4 सेकेंड। कितना है? 4 सेकेंड। तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा? कितना लगा? 2 सेकेंड। समझ में आया आपको? तो ये टाइम कितना हो गया यहां से यहां तक का? 2 सेकेंड। थोड़ा छोटा लिखा है, 2 सेकेंड। ये बात समझ में आ गया? मतलब टाइम टेकन, है ना, टू कंप्लीट 1 साइकिल। अगर एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ वेव। समझ में आया? बस इतनी सी बात है। एक साइकिल, एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है वो क्या है? टाइम पीरियड या फंडामेंटल टाइम या आवर्तकाल। समझ में आया आपको? तो ये पूरा देखो 4 सेकंड था, तो एक चक्कर मतलब पूरा करने में कितना लगा? 2 सेकंड। इसको हम बताते हैं कैपिटल टी से। तो टी बराबर कितना हो गया? 2 सेकंड। ये बात समझ में आ गई आपको? ये देखो, अब देखो एक बार यही बता देता हूं मैं। एक बात ध्यान रखना, जो आवृत्ति होती है
आवर्ती होती है वो क्या होती है, हमेशा 1 बटा आवर्तकाल होता है। चलो इधर देखो, आवर्ती होती है वो 1 बटा आवर्तकाल होती है। आवर्ती को हम किससे बताते हैं, एफ से। आवर्तकाल को किससे बताते हैं, टी। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आवर्तकाल हमेशा, आवर्ती होती है वो 1 बटा आवर्तकाल, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब देखो पीछे आओ एक बार, यहाँ आवर्तकाल कितना है, 2। आवर्ती क्या हो जाएगी इसकी, 1/2, ये आवर्ती होगी, है या नहीं बताओ। 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रही है ये, 2 सेकंड में पूरा लगा रही है, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रही है, हाफ ही लगा रही है ना, तो हाफ ही फ्रीक्वेंसी है इसकी। फिर ये समझ में आया आपको, 1 सेकंड में कितना रिपीटेशन हो रहा है, हाफ ही हो रहा है। 1 सेकंड में हाफ, वापस हाफ, फिर ये बात समझ में आई आपको। तो ये इसकी आवर्ती हो गई। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, चलो अब देखो, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, आवर्तकाल क्या है, समय है ना। आवर्तकाल क्या होता है, समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है ना, ठीक है। तो आवर्ती का मात्रक देखो, आवर्ती का 1 बटा, ये क्या है, आवर्तकाल टी। टी का मात्रक क्या होता है, सेकंड। सेकंड होता है ना, और सेकंड को मैं स्मॉल एस से बता सकता हूं ना। तो मात्रक की बात कर रहे हैं हम अभी, है ना। तो आवर्ती का मात्रक क्या हो जाएगा, आवर्ती का मात्रक 1/s। अगर मैं उसको ऊपर लेके आऊंगा तो एस इनवर्स लिख सकता हूं ना। यहां पर किसी को दिक्कत है क्या, लिख सकता हूं ना एस इनवर्स। देखो आवर्तकाल क्या है, समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। सेकंड को ऊपर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, एस इनवर्स। बस इतनी सी बात की है मैंने। तो आवर्ती का मात्रक क्या हो जाता है, सेकंड इनवर्स। क्या हो जाता है, सेकंड इनवर्स। और इस सेकंड इनवर्स को ही बार बार सेकंड इनवर्स लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको हम क्या लिख देते हैं, हर्ट्ज। क्या लिख देते हैं, हर्ट्ज। सेकंड इनवर्स को ही हम क्या लिख देते हैं, हर्ट्ज लिख देते हैं। और इसको बताते हैं एच जेड से बताते हैं। ये बात समझ में आई नहीं आई बताओ। तो आवर्ती के कितने मात्रक हो गए, 2 मात्रक। कौन कौन से फ्रीक्वेंसी के, एक तो है हर्ट्ज और एक मतलब मात्रक क्या है, सेकंड इनवर्स। ये दोनों ध्यान रखना आपको, दोनों पूछे गए हैं। और ये मत समझना मतलब चेहरे ऐसे बना लिया आपने जैसे पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया है ना ऐसे, ठीक है, इतना भी वो नहीं है ना। चलो अब देखो एक बार, तो आवर्ती के कितने, मैं वापस लिख देता हूं। आवर्ती के 2 मात्रक आए आपके पास, मात्रक एक आ गया आपके पास सेकंड इनवर्स, जिसको मैं एस इनवर्स बोल सकता हूं, और एक आ गया आपके पास हेड्स, जिसको हम किस एच जेड से बताते हैं। ये एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन, ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी का मात्रक आ रखा है और दोनों एग्जाम मतलब दोनों ऑप्शन आए हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ हेड्स पढ़ के जाते हैं और हेड्स देख के क्लिक कर देते हैं, है ना, या टिक करते हैं और बोलते हैं हमारा तो बोनस मिलेगा या आपने सही किया, नंबर कम आए, ऐसा होता है ना। चलो अब देखो फ्रीक्वेंसी की, ये तो हो गया मात्रक या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये हमने बात कर ली। अभी अपने को क्या देखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक बार अगर कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गई वो कभी भी चेंज नहीं होती है, नेवर चेंज। ध्यान रखना आप, समझ में आया आपको। यदि फ्रीक्वेंसी एक बार कोई भी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गई है तो वो आप बीच में उसको नहीं बदल सकते। जैसे उदाहरण के लिए मैंने 1 सेकंड में 2 बार, ये 1 सेकंड में कितनी बार बजाई, 2 बार चुटकी बजाई। 2 सेकंड में 4 बार, तो 1 सेकंड में 2 बार।
फ्रिक्वेंसी कितनी जनरेट हो गई? 2 हर्ट्ज। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। ऐसा होता है क्या? नहीं। मैं अब एक बार मैंने ऐसा साउंड वेव जनरेट हो गई, अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ क्या? आपने कुछ बोल दिया किसी को, फिर वापस टेक योर वर्ड्स, तुम अपने शब्द वापस लो, तो शब्द वापस लिए जाते हैं क्या? लिए जाते हैं। एक बार किसी को गाली बक दी आपने, तो क्या गाली वापस ले सकते हो? नहीं ले सकते। बोलते जरूर है कि ना तुम्हारा शब्द वापस ले लो, ये ले लो, पर लिए जाते हैं क्या? साइंस के हिसाब से तो नहीं लिए जाते। एक बार जैसे ये लाइट है, एक बार जैसे यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट की प्रकाश किरणें आ रही है ना, ये आ रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वही रहती है, ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई आपको? तो नोट करके लिख लेना, मैं वापस लिखाऊंगा ये बातें जब मैं प्रकाश की कुछ घटनाएं पढ़ाऊंगा तब। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रकाश के किसी भी घटना में या तरंग की किसी भी घटना में आवृत्ति बदलती नहीं है। एक बार प्रोड्यूस होने के बाद में फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। सिर्फ एक घटना में फ्रीक्वेंसी चेंज होती हुई प्रतीत होती है, वो है डॉपलर इफेक्ट। वहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इट सीम्स टू बी चेंज्ड। मतलब समझ में आया आपको? चेंज होती नहीं है। तो सिर्फ एक घटना है, डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव होता ना, यूएसजी वगैरह होती है और सोनोग्राफी है ना उसमें। तो सिर्फ एक घटना डॉपलर प्रभाव में प्रतीत only one event of sound, that is Doppler effect. In Doppler effect, frequency of sound is seems to be changed but not changed. Frequency never change, ध्यान रखना। नो नॉट नहीं, नेवर। ये पूछा गया, ध्यान रखना कि जैसे ऐसा जो पूछते हैं कि परावर्तन की घटना में, प्रकाश का परावर्तन होता है ना, रिफ्लेक्शन, प्रकाश टकरा के वापस आ जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश का कौन सा घटक या कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रकाश की चेंज होती है या कौन सी चेंज नहीं होगी? 4 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? तीव्रता लिख देंगे, वेग लिख देंगे, तरंग दैर्ध्य लिख देंगे और आवृत्ति लिख देंगे। तो कौन सा चेंज नहीं होगा? आवृत्ति चेंज नहीं होगी। वो पूरी बात हम करेंगे जब हम प्रकाश की घटनाएं देखेंगे। हम लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, लाइट के कुछ इवेंट्स होते हैं। जैसे अभी देखो, अभी मैंने आपको क्या, अभी तक मैंने क्या आपको एक भूमिका बना दी है मैंने, है ना, इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या है। तो हम पढ़ेंगे लाइट में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, डिस्पर्जन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे। ये हम इवेंट पढ़ेंगे लाइट के। उसमें हम देखेंगे कि किस इवेंट में फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, किस में नहीं हो रही है। तो आजकल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में। चाहे कोई छोटा बड़ा एग्जाम ऐसा नहीं रहा कि ये एग्जाम छोटा है, ये बड़ा है, ये टफ है या ये ऐसा है। बस आजकल क्या है, बस एग्जाम है। अब ये नहीं बोल सकते कि नहीं पटवारी का पेपर सिंपल आता है, आरएस का टफ आता है, वो बातें बिल्कुल अलग हो गई। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ये है कि जो पटवारी का वो मतलब ज़्यादा टफ आ रहा है,
सीईटी का और ज़्यादा टफ आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो जितना पढ़ सकते हैं, जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, उतना करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।